नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है अपन भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास से अपनी जो क्लासें चल रही है, तो आज उसकी 5वीं क्लास है अपने। तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि चुनौतियाँ संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, उनका समाधान कैसे किया गया और क्या आलोचना की गई संविधान की, क्या उसका खंडन किया गया फिर अपने द्वारा। तो अब अगला टॉपिक अपने आज देखेंगे अपन की ऐतिहासिक आधार, संविधान का ऐतिहासिक आधार, संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो आपको पता होगा कि ये जो ब्रिटिश शासन था अपने जो, और तो ये मतलब कि दो भागों में था, कि दो भागों के द्वारा चला गया। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विकास, जो कि 1753 से 1853 तक चलाया गया, और दूसरा जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत विकास हुआ 1858 से 1947 तक इसका चला शासन इसके द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से वो अधिनियम आएंगी, कौन कौन से उनके अकॉर्डिंग अपना चला था वो शासन। तो सबसे पहले देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। फिर सेकंड आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम आ गया, 1833 का चार्टर अधिनियम आ गया और 1853 का चार्टर अधिनियम आ गया। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखते हैं कि पहले अपने 1857 का भारत शासन अधिनियम आ गया, 1861 का भारत शासन अधिनियम आ गया, 1892 का भारत शासन अधिनियम आ गया, 1909 का भारत शासन अधिनियम आ गया, 1919 का भारत शासन अधिनियम आ गया, 1935 का भारत शासन आ गया, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। तो आज अपन बस ये 1909 और 1919 और 1935 इन तीनों को देखेंगे, जिनमें 1919 और अपने 1935 सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो अपनी बेस्ट नॉलेज के लिए चाहिए कि कौन सा क्या है। 1947 को थोड़ा सा देख लेंगे, बेसिक क्या था जो आप पहले देख ही चुके हैं कि अपने इसके अंतर्गत जो संविधान सभा जो लास्ट का अधिनियम था उसके अंतर्गत शासन चलाया गया। तो अपन 1919 का देखते हैं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्लिमेंटो इसलिए कहते हैं कि मार्ले तो थे उस समय के भारत सचिव और मिंटो थे उस समय के वायसराय भारत। तो अब इसमें अपन इसको भागों में डिवाइड कर लेते हैं कि इससे अपने को आसानी होती है। अगर अपन क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं अच्छे से कौन कौन से भाग, तो अपने को कभी भी मतलब बहुत बेस्ट तरीके से अपन उसका आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगी कि अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर लगता है, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको भागों में बांट कर उनके पूरे अनुसार किसका कितना इम्पोर्टेंस है उस अनुसार क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए। तो इसका फर्स्ट है कि कब, सेकंड क्यों, कि तो किस लिए, तो उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य था, क्या प्रावधान थे इसमें, क्या था या प्रावधान क्या थे, इसके प्रभाव क्या हुआ, इसके सकारात्मक नकारात्मक, इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। तो देखते हैं कि 1909 में भारत शासन अधिनियम को मार्लिमेंटो सुधार की संज्ञा दी जाती है। तो क्योंकि मार्ले इस समय के भारत सचिव तथा मिंटो गवर्नर जनरल या वायसराय थे, जैसे कि मैंने बताया पहले आपको। इस अधिनियम को पारित करने के पीछे प्रमुख कारण मुस्लिम लीग की स्थापना का होना, कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजित होना तथा ब्रिटिश शासन के द्वारा इस विभाजन का लाभ उठाना था। तो इसका उद्देश्य था कि क्यों लाया गया। तो अब देखते हैं इस अंतर्गत निम्न प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहला प्रावधान किया गया, इस अधिनियम के अंदर मुसलमानों के लिए पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई। और सेकंड प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद तथा भारत परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। हम केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद में नियुक्त किया गया। और इसके आगे देख लेते हैं कि इस अधिनियम के अंदर के सदस्यों को विस्तार से प्रश्न पूछने तथा बजट पर विचार विमर्श का प्रदान किया गया, अधिकार प्रदान किया गया। जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट या क्लास नोट्स बनाते चले होंगे, क्योंकि ये पूरा इसके लिए पढ़ाया जाता है क्लास में, तो उनके अनुसार अपन क्लास का वीडियो बनाते हैं इसका। जैसा कि अगला इसमें कि इस अधिनियम का सर्वाधिक विवादित प्रावधान यह था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था।
जिसका न आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ। सांप्रदायिकता के आधार पर आपको पता है कि भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था अपने। अर्थात यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के फूट डालो तथा राज करो नीति को स्पष्ट करता है। भारत सचिव मार्ले के द्वारा गवर्नर जनरल मिंटो को एक पत्र लिखा गया जिसमें यह घोषणा की गई कि मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि हम भारत में नाक के बीज बो रहे हैं जिसका फल निश्चित रूप से विषैला होगा। तो ये अधिनियम लाने का उनका यही कारण था कि भारत के अंदर फूट डालो राज करो की नीति का अपनाया गया। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि इस अधिनियम का सकारात्मक प्रभाव यह है कि ये पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। भारत को प्रतिनिधित्व कब प्राप्त हुआ? 1909 के भारत शासन अधिनियम में। परंतु इसके बावजूद इस अधिनियम कोई खास उपलब्धि नहीं रही। मतलब ऐसे नॉर्मल कभी कभी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में से, तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए इसका। और 1919 का देखते भारत शासन अधिनियम, जैसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इसको। तो मॉन्टेग्यू जब भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड वाइसराय थे उस समय के। तो इसमें पृष्ठभूमि जान लेंगे अपन पहले तो इसकी, फिर कब, फिर क्यों, फिर क्या प्रावधान या क्या संवैधानिक और ऐतिहासिक क्या प्रावधान थे इसके, प्रभाव क्या हुआ नकारात्मक सकारात्मक, और फिर इसका निष्कर्ष जान लेंगे। तो 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने भारत में संवैधानिक सुधारों की उद्घोषणा की, जो कि आगे चलकर 1919 के भारत शासन अधिनियम के रूप में पारित हुआ, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संज्ञा दी जाती है। इस अधिनियम को पारित करने के पीछे प्रमुख कारण लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में फिर से एकजुटता स्थापित होना, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग स्थापित होना, भारतीय स्वशासन की मांग का तीव्र होना था। तो ये कारण था कि क्यों वापिस लाया गया 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान देख लेते हैं, संवैधानिक प्रावधान देख लेते, फिर ऐतिहासिक प्रावधान देख लेते। संवैधानिक प्रावधान पहला पॉइंट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया। तो पहला विधानसभा जो वर्तमान में लोकसभा है, दूसरा राज्य परिषद जो कि वर्तमान में राज्यसभा है, अर्थात आधुनिक संसद की शुरुआत हुई। और इसका दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई तथा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यदि भी मताधिकार संपत्ति, आय एवं शिक्षा के आधार पर प्रदान किया गया था, अर्थात वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो आपको पता है न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम ऐसा देश है जिसने 1853 में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रावधान है संवैधानिक भी। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र तथा प्रांतों के मध्य बजट का विभाजन किया गया, अर्थात प्रांतों को बजट निर्माण का एवं कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसका चौथा प्रावधान था कि इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र तथा प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया गया। और इसका पांचवा प्रावधान देख लेते कि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई। और छठा प्रावधान है इसका कि इस अधिनियम के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश 1926 में की गई, जो कि आजकल यूपीएससी है। अब इसके ऐतिहासिक प्रावधान के बारे में जान लेते हैं अपन। ऐतिहासिक प्रावधान था कि इस अधिनियम के अंतर्गत आगे में प्रांतों में द्विध शासन का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत समस्त प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजन किया गया, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सेकंड पॉइंट था इसका कि इस अधिनियम के अंतर्गत लंदन में उच्चायुक्त के पद का प्रावधान किया गया। और तीसरा पॉइंट था इसका कि इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, तो उसके अंतर्गत मुसलमानों के साथ साथ सिखों को, ईसाइयों, मंगल भारतीयों, यूरोपियों आदि को शामिल किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का प्रावधान किया गया, जो कि 10 वर्ष के पश्चात इन समस्त प्रावधानों की समीक्षा करेगा। तो यही आयोग आगे चलकर साइमन कमीशन, जो कि आपको 1928 में जो कि इसका उसमें बहुत घोर विरोध हुआ था भारत में, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, के रूप में भारत आया।
और 5वां इसमें प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत देशी रियासतों को मिलाकर नरेश मंडल का प्रावधान किया गया। तो अब इसके प्रभाव देख लेते कि इसका क्या प्रभाव पड़ा अपने। तो इसके 2 प्रभाव होंगे, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है इसके, सकारात्मक कम है। नकारात्मक है कि इस अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार का प्रावधान तो किया गया, परंतु मताधिकार का आधार सीमित था। संपत्ति, शिक्षा, आय के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के अंदर गवर्नर जनरल की निर्गुण शक्तियों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई। और तीसरा नकारात्मक प्रभाव, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति के स्थान पर उसका और अधिक विस्तार किया गया, जो कि सांप्रदायिक भारत को लिए बहुत खराब चीज़ थी। और चौथा नकारात्मक पॉइंट कि प्रांतों में वास्तविक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो पाई। इसलिए तिलक ने 1919 के अधिनियम बिना सूरज के सवार एक संज्ञा दी है। और इसके सकारात्मक बिंदु हो जाएंगे, आधुनिक संसद की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही मानी जाती है। और इसका दूसरा पॉइंट हो जाता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में महिला मताधिकार की शुरुआत भी 1919 भारत शासन अधिनियम से की गई। और तीसरा सकारात्मक पॉइंट हो जाएगा कि प्रांतों को बजट निर्माण का अधिकार दिया गया। चौथा पॉइंट हो जाएगा स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। 5 केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। अब आगे जान लेते हैं कि इसके क्या विश्लेषण हुआ। कि उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन द्वारा पारित अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम भारतीयों के स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था तथा इसी के अंदर 1920, 23, 26, 30, 34 तथा 45 में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव आयोजित किए गए। 1919 के अकॉर्डिंग केंद्रीय विधानमंडल जो चुनाव आयोजित किया गए थे वो इनके अनुसार किए गए। तो अपने क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए एवं वर्तमान भारतीय संविधान को 1919 प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो आपको एक तो इसके प्रभाव लग देना, सकारात्मक कौन से प्रभाव है, नकारात्मक कौन से, इसकी आलोचना कर देनी है और इसके खंडन कर देना है क्या है इसके। तो अगला अधिनियम अपने 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसकी अपने पृष्ठभूमि जाना, क्योंकि भारत के संविधान पर सबसे मुख्य इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही हुआ है। तो इसका सेकंड क्यों ले आया गया, क्या प्रावधान, संवैधानिक ऐतिहासिक प्रावधान जान लेंगे और प्रभाव जान लेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक इसके। वर्तमान पर संविधान पर प्रभाव जान लेंगे, खंडन कर लेंगे इसके 1935 से विदेश स्रोतों से, उदारकथ्य की संज्ञा दी इसको, और संघीय ढांचे का निर्धारण देख लेंगे, निष्कर्ष देख लेंगे। इसमें देखते हैं कि क्या ब्रिटिश शासन द्वारा पारित अधिनियम में अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम था। इसके अंतर्गत 14 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां का बंद किया गया था। और देखते हैं कि वर्तमान भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का ही रहा है तथा संविधान के 2/3 प्रावधान यहीं से ग्रहण किए गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत को नए संविधान का निर्माण की आवश्यकता नहीं थी तथा भारत अपना शासन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही संचालित कर सकता था। तो संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। और जेनिक्स के अनुसार वर्तमान भारतीय संविधान पूर्णतः 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। तो अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के पश्चात नए संविधान के लागू होने तक भारतीयों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही शासन कार्य संपादित किया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु, इसका महत्व आप बता सकते हैं कि जो भारत का संविधान चालू हुआ था, वो जो संविधान निर्माण का कार्य था संविधान सभा द्वारा, तो वो इसके अनुसार ही किया गया था कि जब तक संविधान का निर्माण कंप्लीट नहीं हो गया। इसके मुख्य प्रावधान जान लेते कि कौन कौन से इसके मुख्य प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान जान लेते पहले। पहला प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंदर केंद्र तथा प्रांतों के बीच संसूची राज्य समवर्ती सूची के माध्यम शक्तियों का विभाजन किया गया एवं
अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए, जबकि वर्तमान भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय केंद्र में नहीं था। और फिर इसका दूसरा प्रावधान हो जाएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जो कि ब्रिटिश प्रांतों में देशी रियासतों से मिलकर बनने वाला था। यद्यपि यह संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा प्रावधान कि इस अधिनियम के अंदर संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, जो कि वर्तमान भारत में उच्चतम न्यायालय की भूमिका निर्वहन कर रहा है। परंतु न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। उसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। जैसे कि आज भारत में उच्चतम न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय होता है, जब प्रिवी काउंसिल में भी अपील की जा सकती थी। तो चौथा प्रावधान हो जाएगा संविधान की इस अधिनियम के अंदर केंद्र में संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग को बंद किया गया। चौथा प्रावधान होगा इसका। पांचवा प्रावधान जान लेते कि इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई, जो कि आज राष्ट्रपति के पास है शक्तियां। छठा पॉइंट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश तथा वीटो की शक्ति प्रदान की गई। और सातवां प्रावधान हो जाएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत वित्त एवं मुद्रा पर नियंत्रण रखने के लिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया, जो कि रिजर्व बैंक इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 1935 में। और सातवां प्रावधान हो जाएगा इसकी कि इस अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय प्रणाली परीक्षण के लिए महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल के पद का प्रावधान किया गया। नवा संवैधानिक प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं असम में द्विसदनात्मक विधानमंडल का उपबंध किया गया। अब इसका ऐतिहासिक प्रावधान जान लेते हैं। ऐतिहासिक प्रावधान क्या थे इसकी? इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, जिससे प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त हुई, अर्थात प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। और दूसरा ऐतिहासिक प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। और तीसरा हो जाएगा कि इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और चौथा, इस अधिनियम के माध्यम इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। ये ऐतिहासिक आधार इसके ऐतिहासिक प्रावधान है, जो कि इनके बर्मा म्यांमार को भी इससे अलग किया गया। और पांचवा प्रावधान हो जाता है इसका कि ऐतिहासिक प्रावधान की इस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। हटाया नहीं गया, उसको ज्यादा विस्तार किया गया उसका। तथा इसके अंदर महिलाओं, मजदूरों, दलितों को शामिल किया गया। इसमें महिला, मजदूर, दलित सभी आ गई। तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, इसके नकारात्मक देख लेते। पहले प्रभाव कि इस अधिनियम के संघीय प्रावधान को लागू नहीं किया जा सका। सेकंड प्रभाव इसका गवर्नर जनरल के निरंकुश शक्तियों में किसी प्रकार कटौती नहीं की गई। तीसरा जो कि प्रभाव इसमें नकारात्मक कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्ति के स्थान पर उसका अधिक विस्तार किया गया। उसको खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको विस्तार किया जा रहा उसका। और चौथे हो गए कि संघीय न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। जो कि इसका अंतिम जो कि नकारात्मक प्रभाव है। पांचवा प्रभाव हो जाता है इसका नकारात्मक कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति तो कर दी गई, परंतु वास्तविक रूप में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो पाई। तो इसको जवाहरलाल नेहरू को बताया कि जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है कि जवाहरलाल नेहरू का 1935 का भारत शासन अधिनियम दासता का चार्टर तथा बिना ब्रेक की गाड़ी के समान था। दासता का चार्टर, जो कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 को। इसके सकारात्मक प्रभाव देख लेते, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव थे। तो इसका पहला सकारात्मक प्रभाव था केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन और आपातकालीन प्रावधान हो गए। इसके कौन कौन से आपातकालीन प्रावधान थे? तीसरा, अध्यादेश तथा वीटो का प्रयोग हो गया। चौथा, महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल तथा RBI का प्रावधान हो गया। पांचवा, केंद्र के शासित प्रांतों में लोक सेवा आयोग को बंद किया गया। और छठा, प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते। 1935 भारत शासन अधिनियम आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जो कि आप आराम से कर सकते हो कि जो कि अपने बात की। तो ठीक है दोस्तों, अपन अगले मिलेंगे क्लास में, कल वाली क्लास में।
तो उसमें बाकी के जो पॉइंट रह गए अपने उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।